वो उपलब्धि इसको मानते हैं जैसे उनकी कांग्रेस की संस्कृति है, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता उसको उपलब्धि मानते हैं। वैसी उपलब्धि तो हमने करी नहीं। वो तो वही कर सकते हैं, उनकी ही पार्टी कर सकती है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उनके समय में हुई। महंगाई की अगर बात कहते हैं, महंगाई 120 रुपए से ज़्यादा किलो प्याज बिकता रहा कांग्रेस के सरकार में। वीरभद्र सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनका इस प्रकार से अपमान किया जाए। राजन सुशांत के बारे में मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता और आज अपने आप को उन्हें एक मजाक का विषय बना दिया, परिहास का विषय बनाया। लोग हंसते हैं उनकी बातों पर। हर एक आदमी उनसे छूटता जा रहा है, हर एक आदमी उनसे टूटता जा रहा है। इतना आइसोलेटेड हो जाएंगे और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा कि कौन राजन सुशांत था कौन। मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव का दौर नजदीक आएगा उनका ये ग्राफ और नीचे आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वहाँ पर प्रचार की रस्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मीडिया में खबर देने के सिवाय और उसके बाद कुछ और। जमीनी हकीकत यह है कि मंडी पार्लियामेंट भाजपा के साथ है। ऐसा है कि वो बहुत जल्दबाजी और इसलिए उनकी भाषा जो है वो भाषा संयमित भाषा नहीं होती है, सभ्य भाषा नहीं होती है। मंडी का एक सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे तो उनको भुगतान करना पड़ेगा और भुगतान करने के लिए मैं कहता हूँ वो तैयार रहे। लेकिन अगर उनने शुरुआत की तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सर, पहला सवाल मेरा यही कि कैसा चला है प्रचार अभियान और समय भी अब कम बचा है, 4 जगह उपचुनाव हैं, क्या रिस्पांस जो है वो जनता से मिल रहा है? अब मैं लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में घूम करके आया हूँ, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के भी और उसके साथ साथ में 3 उपचुनाव जहाँ है ये विधानसभा के सभी में। सभी जगह इस बात को मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा माहौल दिख रहा है। जहाँ भी हम कार्यक्रम, ठीक है, विपक्ष ने चुनौती सामने खड़ी करने की कोशिश की है, वो प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ मुद्दे उठाए जाएं और ऐसे में उसके बावजूद भी लोगों का मन, लोगों का मत जो है, हमको लग रहा है जिस तरह का रुझान हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सभाओं में आ रहे हैं, सभाओं के साथ साथ में प्रचार में जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। हम अच्छी तरह से इन चुनावों को जीतेंगे। सर, पिछले कल आप फतेहपुर में थे, चुनाव प्रचार किया, लेकिन यहाँ पर भी एक चुनौती लग रही है कि कहीं भीतरघात ना हो। एक बात सामने आ रही है कि कृपाल परमार जो टिकटार्थी भी थे, उम्मीद में थे, वो बाहर खुलकर निकल कर नहीं सामने आ रहे हैं फतेहपुर में, और भाजपा से ही जो पूर्व में बाहर निकले हैं राजन सुशांत, वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो कितनी चुनौती है, कैसे इस चुनौती को पार पाया जाएगा? देखिए, पार्टी हाईकमान ने टिकट दिया है और कृपाल परमार जी का हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे, क्योंकि उनने पार्टी में बगावत नहीं की, पार्टी की बात को माना। ठीक है, उनकी सक्रियता किसी वजह से नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी उनको एक चोट लगी है, जिस चोट के कारण जो है वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और कल मैं जब कैंपेन के दौरान देख रहा था कि अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है, सब बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन और सहयोग देने के लिए आगे आए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं, पूरा भरोसा है मुझे कि हम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र भी जीतेंगे। सर, डॉक्टर राजन सुशांत भी यहाँ से निर्दलीय हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, धरने पर भी बैठे हुए हैं और एक बात और कह रहे हैं कि मैं असली भाजपा हूँ, बाकी तो नकली भाजपा। देखिए, ऐसा है कि राजन सुशांत के बारे में मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। वो कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज अपने आप को उन्हें एक मजाक का विषय बना दिया, परिहास का विषय बनाया। लोग हंसते हैं उनकी बातों पर, तमाशा बना के रखा है राजनीति में। और मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव का दौर नज़दीक आएगा उनका ये ग्राफ और नीचे आएगा। वो यहाँ पर जिन मुद्दों को लेकर के लड़ते रहे, वो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, उस वक्त ऑस्टिस के लिए क्या किया, डैम ऑस्टिस जो है यहाँ पर बॉन्ग डैम ऑस्टिस के लिए उनने क्या किया, क्या योगदान रहा उनका। और उसके बाद वो सांसद रहे, हमारी ही पार्टी ने टिकट देकर के सांसद बनाया था और उसी पार्टी के आज उनको मालूम होना चाहिए कि असली भाजपा क्या है। असली भाजपा नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी जिस पार्टी को नेतृत्व दे रहे हैं, जो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो असली भाजपा है। और इस प्रकार से
जो वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे टिप्पणी करने की आदत भी नहीं है, लेकिन सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए अपनी भाषा पर उनको, और अपने चुनाव लड़ने के लिए अगर उनने मन बना लिया था, चुनाव लड़ें, जनता के मुद्दे उठाएं, लेकिन टिप्पणियों से उसका भला नहीं होने वाला है। वो सब जगह से हर एक आदमी उनसे छूटता जा रहा है, हर एक आदमी उनसे टूटता जा रहा है, उनके व्यवहार से, उनके तौर तरीके से काम करने के। इस कारण से वो देख लेना, आपने इतना आइसोलेटेड हो जाएंगे, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा कि कौन राजन सुशांत था कौन। सर, मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आपके गृह संसदीय क्षेत्र में पड़ता है मंडी लोकसभा क्षेत्र, तो वहाँ पर कांग्रेस ने सारे स्टार प्रचारक उतार दिए हैं। तमाम प्रदेश के बड़े नेता भी वहाँ जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कितना आश्वस्त है सत्ताधारी दल की हम वहाँ जीत दर्ज करेंगे, और जो है वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो चुनाव हारेंगे? बहुत सारे मुद्दे भी वहाँ पर चल रहे हैं, सेना का मुद्दा भी एक विषय बना हुआ है। देखिए, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे कांग्रेस, जिसको भी उतारे वहाँ पर, किसी को भी उतार ले, लेकिन लोगों का मत है, लोगों का मन है वहाँ पर। मंडी के बारे में बड़ा स्पष्ट है, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी ओर से उन्होंने कोशिश की है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो उनके पास अवेलेबल थे उनको उन्हें झोंका। हालांकि वो उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था, उन्होंने खुली मंच से इस बात का जिक्र किया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थी, लेकिन मेरे पार्टी के लोगों ने कहा चुनाव लड़ने के लिए। और अब वो अनुभव भी कर रहे हैं, ये महसूस भी कर रहे हैं शायद कि ये चुनाव लड़ने का निर्णय उनका जो है पार्टी ने भले ही ज़बरदस्ती किया, लेकिन उचित नहीं किया, ठीक नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वहाँ पर प्रचार की रस्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मीडिया में खबर देने के सिवाय, और उसके बाद कुछ और। ज़मीनी हकीकत यह है कि मंडी पार्लियामेंट भाजपा के साथ है, और मंडी पार्लियामेंट भाजपा के साथ ही रहेगी। सर, नेता प्रतिपक्ष जाते हैं मंडी में और कहते हैं कि वर्तमान सरकार के पास 4 साल में 4 काम भी नहीं है गिनाने को जो किए गए हो, और फेल जो है एक तरह से ये सरकार रही है। ये उनकी तरफ से एक एलिगेशन लगाया गया है। ऐसा है कि वो बहुत जल्दबाजी में है, और इसलिए उनकी भाषा जो है वो भाषा संयमित भाषा नहीं होती है, सभ्य भाषा नहीं होती है उनकी बात करने की। और उनको जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिस मंच से वो मंडी में बोल रहे थे, उस मंच पर जो कांग्रेस के नेता थे बैठे हुए, उन्होंने ही हमसे संपर्क किया बाद में कि इसने प्रतिभा सिंह का भला नहीं कि इसने नुकसान किया है, इसने नुकसान किया है। ये बात उन्होंने अपने कांग्रेस के ही नेताओं ने कही है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि वो वहाँ पर प्रतिभा सिंह का भला करने के लिए आए हैं, बुरा करने के लिए। जिस भाषा में वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंडी का एक सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे तो उनको भुगतान करना पड़ेगा, और भुगतान करने के लिए मैं कहता हूँ वो तैयार रहे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं, उस वक्त क्या होता रहा है इंडस्ट्री में, बहुत सारी बातें हैं, फिर वो निकलती हैं तो फिर उनको बहुत पीड़ा होती है। हम सारी चीज़ों पर हम बोल रहे हैं कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, हमने ये कहा था, लेकिन अगर उनने शुरुआत की तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो इसलिए मैं उनको इतना कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमने वैक्सीन जैसी, जो इस वक्त कोविड की सारी सिचुएशन चल रही है, उसमें वैक्सीन जैसी इशू को लेकर के भी हमने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। इसको उपलब्धि नहीं मानते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में 3,25,000 लोगों को गैस का कनेक्शन दिया, इसको उपलब्धि नहीं मानते वो क्या। हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाखों का हिम केयर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया, इलाज किया। जिनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं था उनको स्वस्थ करके घर भेजा, इसको ट्रीटमेंट नहीं मानते वो क्या। हमने हिमाचल प्रदेश में उन बेटियों के लिए जो बीपीएल परिवार की जो बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए शगुन के रूप में हम 31,000 सरकार की ओर से देंगे, इसको उपलब्धि नहीं मानते क्या। हम हिमाचल प्रदेश में 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए उनको उनकी पात्रता हमने आय सीमा में छूट देने के साथ कर दी, एक ऐलान में की। महिलाओं के लिए 65 साल के ऊपर क्या सबका किया, इसको उपलब्धि नहीं मानते। वो उपलब्धि इसको मानते हैं जैसे उनकी कांग्रेस की संस्कृति है, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता उसको उपलब्धि मानते हैं। वैसी उपलब्धि तो हमने करी नहीं, वो तो वही कर सकते हैं, उनकी ही पार्टी कर सकती है। तो इसलिए उन बातों का, उसकी बातों का जवाब देने का मुझे मन ही नहीं करता। इसलिए नहीं मन करता है कि इतना इरेलेवेंट बोलता है, इतना झूठ बोलते हैं और इतना
ऐसी भाषा में इसमें बोलते हैं जो भाषा इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वीकार्य नहीं है और ना होगी। वो जितना भी कर लें वो अपनी पार्टी के नेता नहीं बन सकते हैं। एक परिस्थिति हुई, बन गए वो, लेकिन आज उनको कोई विधानसभा के अंदर कोई नेता नहीं मानता है। वो बोलने उठते हैं तो चार पीछे से और उठ जाते हैं। आज विधानसभा के बाहर जब जाते हैं तो वहाँ उनको कोई नेता नहीं मानने के लिए तैयार है। उनकी ही पार्टी की स्थिति तारों में है। तो इसलिए उनको समझना चाहिए, हास्यास्पद स्थिति उनकी बन गई है। उससे उनको उनका भला, हाँ हम उनका भला चाह रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कुछ संयम से बोलो, सब्र करिए थोड़ा। सर, महंगाई और बेरोजगारी को भी विपक्ष जो एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और उसके साथ साथ कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू कर देंगे। कांग्रेस कौन बोल रहा है, कौन नेता बोल रहा है? नेता एक तो प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे क्या, अपनी सीट जीत लेंगे। मैं इनको बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। अब की बार लाले पड़े हैं, 15,000 16,000 वोटों से अपने वहाँ चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हारे हैं वो, और अपने ही पोलिंग बूथ पर हारे हैं वो। तो इस बात को भी उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात, ओपीएस हमने लागू की थी। ओपीएस ये एनपीएस जो है हमने लागू की थी। क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हिमाचल प्रदेश में, और सबसे पहले जो राज्य थे जिसमें इसको एनपीएस को जो है न्यू पेंशन स्कीम को लागू करने वाले कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस की सरकार थी। और उनको ये बात नहीं याद रहती है। वीरभद्र सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनका इस प्रकार से अपमान किया जाए। उन्होंने वो निर्णय लिया था, उनके नेतृत्व में सरकार थी, उन्होंने निर्णय लिया था और एनपीएस को लागू किया था, और उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर भी चर्चाएं इस उपचुनाव में हो रही हैं। आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं इस चुनाव में? देखिए, ये स्थायी मुद्दे हैं, ये ग्लोबल इश्यूज हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये ग्लोबल इश्यूज आज की तारीख में है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। बेरोजगारी है, इसमें दो राय कहाँ है। लेकिन कोई ये हिमाचल की सरकार के 3 साल के कार्यकाल में हुई क्या, कि मोदी जी की सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल में हुई? जो 50 साल सत्ता में रहे उनकी जवाबदेही नहीं है क्या इसमें? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उनके समय में हुई। महंगाई की अगर बात कहते हैं, महंगाई 120 रुपये से ज़्यादा किलो प्याज बिकता रहा कांग्रेस के सरकार में। और ऐसी स्थिति में एक नहीं अनेक दौर ऐसे आए जहाँ महंगाई इससे भी ज़्यादा हुई थी। और मुझे आज पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी जब कोविड की सारे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, देश आज कोविड के उस दौर से बाहर आ रहा है, और 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का टारगेट हमारा पूरा हो गया, महंगाई को भी वो रोकने में सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बातचीत की। थैंक यू।